नीतीश कुमार जी सरकार है, उन्होंने ये जातिगत सर्वे के जो आंकड़े हैं उनको सार्वजनिक किया। ऐसा नहीं है कि बिहार में जातिगत जनगणना की मांग अभी से हुई, कई सदियों से बिहार में कई क्षेत्रीय दलों के द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न राज्यों की जो क्षेत्रीय दल है वो हमेशा जातिगत जनगणना की मांग करते आए हैं। चाहे वह अभी जो अलायंस बना है इंडिया, उसके कुछ क्षेत्रीय दल हैं, उसके कुछ दल हैं, और साथ ही इंडिया के अलावा इंडिया जो गठबंधन है 2024 में जो लोकसभा का जो आम चुनाव होंगे उसके लिए जो गठबंधन बना है, जो विपक्ष का एक गठबंधन बना है जो इंडिया अलायंस के नाम से जाना था, उसकी अधिकांश जो राजनीतिक दल हैं वो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार जो इस तरीके की जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है, वो इस तरीके के 2011 के सोशल इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस के डेटा को पब्लिश नहीं कर रहे हैं। एनडीए गठबंधन में शामिल कुछ राजनीतिक दल यानी कि कुछ क्षेत्रीय दल भी जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार इस जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के द्वारा ये जातिगत जनगणना की गई तो इसमें कुछ बाधा नहीं, किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई। बिहार सरकार के द्वारा ये जातिगत जनगणना कराने का जो निर्णय लिया गया, यानी कि सर्वसहमति से विधानसभा और विधान परिषद की जो मीटिंग में इस तरीके का प्रस्ताव रखा गया, तो सर्वसहमति से ये प्रस्ताव पारित तो हो गया। लेकिन जब बिहार सरकार ने 7 जनवरी 1923 को बिहार सरकार ने यानी नीतीश कुमार जी सरकार ने ये निर्णय लिया गया कि अब जो है हम जातिगत जनगणना कराएंगे बिहार में, यानी कि जातिगत सर्वेक्षण होगा, विभिन्न जातियों की संख्या को पता लगाया जाएगा कि किस जाति की संख्या कितनी है, किस जाति की कितनी आबादी है, और उसकी जनसंख्या के आधार पर संसाधनों का वितरण किया जाएगा, और विभिन्न जातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाकर हम जो है सरकारी योजनाओं का लाभ हम उनको सुनिश्चित कराएंगे, और लाभार्थी को पहचान कर या फिर निचले पायदान के समाज के निचले पायदान और निचले जातियों के लोगों को पहचान कर हम जो है पॉलिसी बनाकर यानी कि टारगेटेड तरीके से उनका हम वेलफेयर करने का, उनका एक तरीके से समावेशी विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। एक कहने का मतलब है कि विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा ये हमेशा से मांग रही है, चाहे वह आरजेडी हो चाहे जीडी हो और भी कुछ राजनीतिक पार्टीज हो, उनके द्वारा ये मांग रही है कि जिसकी जनसंख्या है उसको उतनी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे संसाधन में हो, आर्थिक संसाधन में हो, चाहे वह सरकारी नौकरियों में हो, चाहे वह शैक्षणिक संस्थानों में हो, चाहे वह यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हो, चाहे स्कूल में हो। तो बिहार सरकार ने ये जातिगत जनगणना 2 चरणों में करने का निर्णय लिया गया, पहले चरण और दूसरे चरण में। तो 2 चरणों में जातिगत जनगणना को कराने का निर्णय लिया गया। बिहार सरकार ने निर्णय लिया गया जातिगत जनगणना को, तो कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं इसको जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, कोई राइट नहीं है, फिर भी बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना कराई जा रही है। इसका अपोज किया गया, कुछ विरोध कर रहे थे जातिगत जनगणना का, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि बिहार सरकार के द्वारा ये जो है असंवैधानिक और गैर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है, क्योंकि ये जो है बिहार सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। बिहार सरकार जातिगत जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है, ये केंद्र सरकार का विषय है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 246 में पढ़ोगे, उसमें जो है जनगणना को संघ सूची में रखा गया है, यानी कि केंद्र और राज्य सूची की शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य की शक्ति का विभाजन किया है, सेपरेशन ऑफ पावर जो 7वीं अनुसूची में किया गया, तो उसमें संघ सूची में जनगणना का विषय आता है। और उन लोगों ने ये भी कहा कि ये बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई जा रही है, इसमें 500 जो करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो एक टैक्स पेयर का पैसा है, और ये अनावश्यक व्यय है, अनावश्यक तरीके से राजस्व व्यय खर्च कर रही है, यानी कि टैक्स पेयर का पैसा है ये, और इसको बिहार सरकार खर्च कर रही है और इसका कोई निष्कर्ष नहीं है। तीसरी बात ये है, राजस्व व्यय के साथ साथ ये लोगों की गोपनीयता का उल्लंघन है, यानी कि बिहार सरकार के द्वारा जो गोपनीय जानकारी पूछी जा रही है, आपका कामकाज, आपका व्यवसाय क्या है, कामकाज क्या करते हैं, आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, तो इससे क्या होता है कि लोगों की गोपनीयता भी सामने आ रही है, तो लोगों की गोपनीयता पर खतरा है, यानी कि राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। तो इस प्रकार लोगों ने विरोध किया इस बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना की जा रही थी। लेकिन जो बिहार सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना कराई जा रही थी, तो इस आधार पर लोगों ने विरोध किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब लोगों ने याचिका दायर की थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पटना हाईकोर्ट जाइए, पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर कीजिए। तो मई के महीने में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा कास्ट सेंसस किया जा रहा था, इस पर रोक लगा दी गई। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार यानी कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाती है
कि हमारे द्वारा जो सर्वे किया जा रहा है, हम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति जांचने का प्रयास कर रहे हैं, हम जातियों की जनगणना कराना चाहते हैं। इसके हिसाब से हम समावेशी विकास और समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए हम कुछ विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं को निर्माण करना चाहते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करना चाहते हैं, जिससे हम समाज के निचले पायदान के लोगों को हम कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दे सकें। जब पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो है पटना हाई कोर्ट में ही पुनर्याचिका दायर कीजिए, आप पटना ही जाइए। पटना हाई कोर्ट में बिहार सरकार के द्वारा पुनर्याचिका दायर की जाती, तो पटना हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करता है। 1 अगस्त यानी कि 2023 को पटना हाई कोर्ट अपने वर्डिक्ट यानी कि फैसले में कहता है कि हम जो है उस 80% जो है काम जो है बिहार सरकार के द्वारा जातिगत सर्वे का यानी कि जातिगत जनगणना का हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, तो अब हमें कोई आपत्ति नहीं होती है। अब जो बिहार सरकार ये जो है जातिगत सर्वेक्षण यानी कि जाति आधार पर जो जनगणना हो रही है वो करा सकती है, यानी कि उसके डेटा को पब्लिश कर सकती है, यानी कि अनुमति दे दी। तो पटना हाईकोर्ट के द्वारा नीतीश कुमार सरकार यानी कि बिहार सरकार को जातिगत जनगणना कराने की क्लीन चिट मिल गई हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट से। तो पटना हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद गांधी जयंती अवसर पर 2 अक्टूबर 2023 को जो है बिहार सरकार ने ये जो है डेटा सार्वजनिक रूप से कर दी कि किस जाति की जनसंख्या कितनी है, किस जाति की जनसंख्या कितनी फीसदी है। 63% जो है ओबीसी की जनसंख्या है देखा जाए तो, और देखा 15% जो है सामान्य वर्ग की जनसंख्या है, और जो है 19.6% यानी कि लगभग 20% जो जनसंख्या है वो लगभग शेड्यूल कास्ट की है, और 1.6% जो है शेड्यूल ट्राइब्स की है, यानी कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। और इसी में धार्मिक संप्रदाय की जनसंख्या को भी शामिल किया गया। तो देखा गया कि हिंदू की जो जनसंख्या है वो 81% है, और मुस्लिम जो समुदाय की जो जनसंख्या है, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनकी जो जनसंख्या है 17.7% है, और बौद्ध धर्म और जैन और सिख संप्रदाय के लोगों और ईसाई संप्रदाय के लोगों की जनसंख्या वो लगभग 1% से कम है, यानी कि 0 पॉइंट के लगभग है, उनके 0.5 0.2 के लगभग इनकी जनसंख्या है। इस न्यायालय का क्या रुख है? न्यायालय ने यह कहा कि कास्ट सेंसस पर हम किसी सरकार को नीति निर्माण में हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं कर सकते। किसी सरकार अगर अपने लोगों के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए कोई पॉलिसी बना रही है, यानी कि वेलफेयर स्कीम बना रही है, विकासात्मक योजना बना रही है, लोगों के कल्याण के लिए कुछ पॉलिसी बना रही है, उस पर रोक लगाना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, और हम इस पर इंटरफेयर भी नहीं करना चाहते, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते, हम उसमें हस्तक्षेप करना नहीं चाहते। और दूसरी बात यह है कि आप भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 को भी पढ़े हुए, यानी कि 340 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ये लिखा है कि राष्ट्रपति से पिछड़े वर्ग के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए राष्ट्रपति एक जांच आयोग का गठन कर सकता है, यानी कि ओबीसी का आयोग का गठन कर सकता है, यानी कि ऐसे कमीशन का गठन कर सकता है जो ओबीसी जो समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी सामाजिक स्थिति का जायजा ले सके। ये तो एक संवैधानिक दायित्व भी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 340 के तहत राज्य सरकार के पास ये शक्ति है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 340 के तहत ये शक्ति है। और दूसरी बात यह है कि भारतीय संविधान के डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति तत्व यानी कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में देखा जाए तो उसका एक आर्टिकल है 46, यानी कि 46 आर्टिकल 46 में भी कहा गया है कि जो आर्थिक और शैक्षणिक रूप से यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग है, यानी कि समाज के जो कमजोर वर्ग है, यानी कि आर्थिक और शैक्षिक रूप से कमजोर वर्ग है, उनके कल्याण और वेलफेयर के लिए, उनके कुछ एम्पावरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए राज्य कुछ प्रयास करेगा। तो ये भी आर्टिकल 46 में ये बात की है कि तो इस तरीके का कहीं ना कहीं नीति निर्माण में अगर राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट इसका उपयोग करती है तो ठीक है, यानी कि संवैधानिक है, वैधानिक है। जो जनगणना होती है यानी कि सेंसस होता है, उसकी जो पूरी जो प्रोसेस होती है 1948 में सेंसस एक्ट यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनसंख्या से संबंधित तहत प्रक्रिया यानी कि जनगणना की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, यानी कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। लेकिन इसमें इस एक्ट में क्या होता है कि लोगों की गोपनीयता को ध्यान में रखा जाता है, लोगों की प्राइवेसी है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसको पब्लिक नहीं किया जाता है। जनगणना संबंधित जो लोगों की गोपनीयता को प्राइवेट तो रखा जाता है, उनको सुरक्षित तो किया जाता है, लेकिन कुछ सरकार लोगों को फायदे के लिए या फिर उस डेटा को पब्लिश करना चाहती है, उस डेटा को पब्लिश कर सकती है। पटना हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिहार सरकार की जो जातिगत जो जनगणना कराई जा रही है वो 1948 के तहत नहीं आ रही है, यानी कि कास्ट बेस्ड जो सेंसस किया जा रहा था, यानी कि सर्वेक्षण किया जा रहा था, उसका विरोध कर रहे थे कि हमारी गोपनीयता का खतरा है। तो पटना हाईकोर्ट ने कहा
जो सेंसस एक्ट 1948 के तहत नहीं आती है, किसी के अंतर्गत नहीं आता है, बल्कि एक एक्ट है 2008 में एक एक्ट बना था। उस एक्ट के अंतर्गत जातिगत जनगणना यानी जातियों की संख्या के बारे में पता लगाना जातियों स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये उसके बाद पावर है। उस एक्ट का नाम है राज्य सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008। ये जो राज्य सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम है 2008, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को पावर है अपनी जातियों की गणना यानी कि गणना कर सकता है, उनका आकलन कर सकता है। अभी हमने ये बिहार सरकार के द्वारा जो कास्ट सेंसस किया गया उसको हमने विस्तार समझा, लेकिन इसका सोसाइटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। बिहार सरकार ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों में होने वाले विधानसभा से पहले यानी कि मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन राज्यों में और तेलंगाना, इन राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव हैं, और साथ ही 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे, आम चुनाव होंगे, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव होगा एक तरीके से देखा जाए तो उस चुनाव से पहले ये बिहार में जातिगत जनगणना के डेटा जारी किए गए, यानी कि ये जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए, आंकड़े को सार्वजनिक किया गया। इंडिया गठबंधन की बहुत सी राजनीतिक दल यानी कि मुख्य रूप से देखा जाए तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा इस तरीके का स्वागत किया गया, और वो कहा गया कि हम भी, हमारी सरकार जिन स्टेट में है वहां भी हम इस तरह की जाति की जनगणना कराएंगे। इसलिए राजस्थान में मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत साहब ने भी कहा कि हम भी कास्ट सेंसस कराएंगे। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने, नवीन पटनायक जी ने कहा हम भी कास्ट सेंसस कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं कास्ट सेंसस का जो सिलसिला है वो जारी रहता है। इसने न केवल स्टेट बिहार की राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि ये विभिन्न राज्यों की राजनीति के साथ साथ ये केंद्र की राजनीति यानी कि 2024 के आम चुनाव को प्रभावित करेगा। तो कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी जी के द्वारा कहा गया कि ओबीसी, उनके द्वारा कहा गया कि ओबीसी की संख्या के बारे में अभी तक कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, उनकी संख्या कितनी है, उन जातियों की कितनी आबादी है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। लेकिन SC ST के जो समुदाय की जो जातियों की संख्या, उसके डेटा हमेशा पब्लिश होते रहे हैं और उसके बारे में पता चलता है। लेकिन ओबीसी की संख्या के बारे में, अदर बैकवर्ड क्लासेस की जनसंख्या के बारे में कोई उनके डेटा पब्लिश नहीं किया जाता है। तो उनकी संख्या बहुत अधिक है, लेकिन उसकी जनसंख्या के हिसाब से जो है उनकी भागीदारी नहीं है। जैसे मंडल कमीशन जो 1979 में जब गठित किया गया था, तो उसने भी कहीं ना कहीं कहा गया कि इनकी जनसंख्या 1931 की जो सेंसस था जनगणना में ओबीसी यानी कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 52% बताई गई थी, यानी कि 52% बताई गई थी। तो मंडल कमीशन ने बताया कि इनकी जनसंख्या 52% है, तो 27% रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे वैलिड किया गया। लेकिन ये ओबीसी समुदाय यानी पिछड़ी जातियों के द्वारा ये मांग की जाती है कि हमारी जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ना गवर्नमेंट जॉब में है, ना में एजुकेशन सेक्टर में। तो ये कहीं ना कहीं ओबीसी समुदाय के द्वारा ये मांग हो सकती है ओबीसी कोटे को और बढ़ाया जाए, यानी कि हमारी जनसंख्या के हिसाब से सार्वजनिक सेवाओं में यानी कि सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में हमारे कोटे को एक्सटेंड किया जाए और बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी जितनी जनसंख्या है उससे हमारी हिस्सेदारी उतनी होनी चाहिए, पार्टिसिपेट उतना होना चाहिए, यानी कि जनसंख्या के हिसाब से हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। दूसरी बात संवैधानिक दायित्व है कि हमने 340 में कि 340 में भी समझा कि समाज के जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी स्थिति को जांचने के लिए राष्ट्रपति कमीशन का गठन कर सकता है। तो ये संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है ये जो जनगणना कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि ये कास्ट सेंसस से कहीं ना कहीं राजनीतिक पक्षपात बढ़ेगा, और ये जो जाति की जनगणना का विरोध करते हैं और कहते हैं कि समाज में जातीय पहचान मजबूत होगी, क्योंकि जातीय से लोगों की जातीय पहचान मजबूत होगी, समाज बढ़ सकता है, विभिन्न जातियों में समाज बढ़ सकता है, क्योंकि विभिन्न जातियों की संख्या को पता चलता है। जैसे अभी देखा गया कि पिछड़े वर्ग की जनसंख्या में आज सरकार के द्वारा अभी जो जनगणना कराई गई है, यानी कि उसके डेटा पब्लिश किए गए हैं, तो इसमें विभिन्न जातियों की संख्या के बारे में पता चला है। तो उसमें यादवों की संख्या जो है 14% बताई गई है, यानी कि 14% से अधिक बताई गई है। कुशवा जाति की संख्या है वो 4% बताई गई है। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत जो है चमार या जो रविदास कहा जाता है, उनकी जो संख्या है 5.2% बताई गई है। दुसाध यानी कि जिसे पासवान कहा जाता है 3। तो इससे कहीं ना कहीं ये जातियों की संख्या सामने आने, जब ये सार्वजनिक होती है तो इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज का मिसयूज कर सकते हैं
मिसयूज करने से यानी कि समाज में न केवल समाज में बंटवारा होगा बल्कि राजनीतिक ध्रुवीकरण यानी कि चुनाव के समय, चुनाव से पहले राजनीतिक दल इसका मिसयूज करके कहीं ना कहीं राजनीतिक ध्रुवीकरण करने का प्रयास करेंगे। विभिन्न जातियों को जो है अपने जो जिसकी संख्या अधिक है उसके वोट को अपने पास लेने के लिए इस तरीके का प्रयास करेंगे। बिहार सरकार के द्वारा जो कास्ट बेस्ड डेटा जारी किया गया है तो उसमें ओबीसी की जनसंख्या को, ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जातियों की संख्या है वो 63% है। तो 63% में ही देखा जाए 36% जो है वो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं, जो अत्यंत पिछड़ी जातियां यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस की जो जातियों की संख्या है वो 63% का जो है 36% है। ये जातियां बहुत पिछड़ी जातियां हैं। ईवीएस का जो कंसेप्ट है वो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो है कर्पूरी ठाकुर के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। लेकिन ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 27% है। 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा में एक रोहिणी आयोग बनता है। इसकी रिपोर्ट को अभी पब्लिश नहीं किया गया है। रोहिणी कमीशन जो है एक तरीके से ओबीसी के अंतर्गत आने वाली जितनी जातियां हैं वो जातियों में उप वर्गीकरण करना है, उप जातियों को बांटना है। ओबीसी के अंदर ये जांचना है कि ओबीसी के अंदर कौन सी जो है जातियां हैं उनकी सामाजिक स्थिति सुधर चुकी है यानी कि उन्नत हो गई हैं, और कौन सी जो है ओबीसी के अंतर्गत कौन सी जातियां अभी भी पिछड़ी हैं यानी कि कौन सी जातियों को अभी जो है आरक्षण यानी कि कोटे का लाभ शून्य है यानी कि उनको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी कौन सी जातियां हैं उनकी स्थिति को जांच करने के लिए रोहिणी आयोग 2017 में गठित हुआ था। लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट और सिफारिशों को अभी पब्लिश नहीं किया गया है, उनको प्रकाशित नहीं किया गया है। अभी जो है इसकी रिपोर्ट पर जो है स्टे लगा हुआ है।